शीतोले यार, मुर्गे बहुत बोल रहे हैं। हाँ। विलेज में रहते हैं हम सब। अच्छा अच्छा अच्छा। बस बस, फिर क्या जरूर। नॉनवेज खाते हो ना? हाँ सर। हाँ हाँ, बस तो बस मजेदार, मजे हैं, मजे मजे हैं फिर। क्यों? ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी कुछ लोग नहीं आए हैं। थर्मोडायनेमिक्स वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। खबाले कहाँ पे है? खबाले अभी नहीं आए। लेक्चर 1। और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये चैप्टर वैसे तो आसान है, ठीक है। क्या हो रहा है यार? वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। और इस बड़े चैप्टर के होने की वजह से चैप्टर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है, और केमिस्ट्री के अच्छी चैप्टरों में गिना जाता है। केमिस्ट्री के अच्छे चैप्टरों में से ये थर्मोडायनेमिक्स गिना जाता है। रीजन मात्र एक ही है, थोड़ा सा बड़ा है, चीजों को कई बार समझते समझते थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके। वैसे है ये आसान चैप्टर, है ये काफी आसान चैप्टर। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो मजा आएगा इस चैप्टर में। थोड़ा सा आप लोग अगर फोकस्ड रहेंगे तो इस चैप्टर में आपको मजा आएगा। अभी भी कम लोग आए हैं, ऐसा क्यों? इतने कम लोग क्यों हैं? उनकी तरफ। हाँ, 1 मिनट बेटा जरा। यार आजकल चेयर पे बैठे बैठे ना बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं हम लोग। दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब हीट, थर्मो का मतलब हीट। डायनेमिक्स का मतलब मोशन, मोशन। यानी कि जब भी हीट का ट्रांसफर होता है, हीट के ट्रांसफर में जो भी रूल्स वगैरह काम करते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी लॉज को वो फॉलो करता है, वो सारी बातें इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएंगी। ठीक है, वो सारी बातें इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएंगी। क्यों बेटा? ठीक है, क्लियर है? ठीक है। यानी कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स इज हीट इन मोशन। थर्मोडायनेमिक्स, लिखवाएं इसको अगर जरा। सो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इज हीट इन मोशन, स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ, ऐसे बोलिए ज्यादा बेटर है। थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ। फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं आपने थर्मोडायनेमिक्स? क्यों? नहीं सर, अभी तक नहीं। अभी फिजिक्स में नहीं पढ़ा है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। ओके, मेरा 2 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट मैं पढ़ाता हूँ। जस्ट अ मिनट। तब तक बाकी लोग भी थोड़े आ जाएं। स्टार्टिंग पहली क्लास सोचता हूँ मिस ना हो किसी से। 2 मिनट।
जस्ट a minute. आ गए सभी लोग? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में यार कुछ तो सर्च कर रहा था। जस्ट स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हम बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स की। और थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको ये कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। जब भी हीट का ट्रांसफर होता है उस समय जो भी लॉज फॉलो होते हैं उन लॉज को हम थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म में समझते हैं। उन लॉज को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अब थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो आप किसी भी सिस्टम की स्टडी करते हैं, ओके। कुछ बातें मैं आपको बता दूं, कुछ मतलब अभी स्टार्टिंग में जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, दैट वुड बी सम जनरल टर्म्स, सम जनरल टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहला जो टर्म आता है इसमें, दैट इज सिस्टम। ठीक है, क्या होता है सिस्टम? सिस्टम के बारे में आप जिस चीज की भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस भी, मान लीजिए आप एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, लैब में है, एक केमिकल रिएक्शन करा रहा है, तो उस लैब में जब आप जिस कंटेनर में केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, दैट कंटेनर वुड बी योर सिस्टम। बात समझ में आ रहा है? दैट कंटेनर इज योर सिस्टम। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? द ऑब्जेक्ट विच इज स्टडीड, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में बातें हो रही हैं, दैट वुड बी द सिस्टम। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी कि हम जब भी सिस्टम कहेंगे,
सिस्टम का मतलब क्या होगा मैं आपको बता दूं। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मैं सिस्टम कहता हूं तो सिस्टम का मतलब ये होगा। जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे आपके दिमाग में ये बात हमेशा आनी चाहिए। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई गैस रखी हुई है और उसमें ये एक पिस्टन लगा हुआ है। कंटेनर के अंदर कोई गैस रखी हुई है और इसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज आवर सिस्टम। इसकी जो ये जो होगा ये हमारे लिए हर बार, जनरली हर बार, जब तक मैं अलग से कुछ ना कहूं, हर बार ये हमारे लिए सिस्टम होगा। इसी में हम हीट के मोशन की बात करेंगे। कई बार इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, कई बार ये अपने अंदर से हीट को निकालेगा, जो भी होगा। कई बार इस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है, कई बार ये वर्क करेगा सिस्टम आपका। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए सिस्टम होगा। इज इट क्लियर? ठीक है सबको? हाँ ओके, सर क्लियर। आगे बात करते हैं। दूसरा जो टर्म होता है दैट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग सिस्टम के आसपास का वो एनवायरनमेंट जो कि सिस्टम को अफेक्ट करे या उससे सिस्टम अफेक्ट हो, ठीक है, या सिस्टम उसको अफेक्ट करे। मतलब समझ रहे हैं ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटे से लैब में हैं, आप जो भी रिएक्शन करेंगे हो सकता है उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे फर्क पड़े, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हो सकता है वो पूरा कमरा आपका छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो हो सकता है जो भी हीट का एक्सचेंजेस हो रहे हो उसका इफेक्ट सराउंडिंग पे पड़े, आसपास के उस कमरे में पड़े, तो वो कमरा आपके लिए क्या हो जाएगा? सराउंडिंग, ठीक है। वो कमरा आपके लिए क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। अगर आप थोड़ा सा एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कई बार जब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो पूरे, हो सकता है सिटी को बर्बाद कर सकते हैं, है कि नहीं? इतनी ज्यादा एनर्जी निकले। कहने का मतलब सपोज कीजिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन वाला कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक लैब में। अगर लैब में कुछ हादसा होता है, कुछ हीट वीट का ट्रांसफर होता है, तो कई बार क्या हो सकता है, पूरा शहर बर्बाद हो जाए, उसका इफेक्ट पूरे शहर पे पड़े या उसका इफेक्ट पूरे के पूरे उस बिल्डिंग पे पड़े, है कि नहीं? बताइएगा। हाँ सर, कोरोना भी वैसे ही आया है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना भी ऐसे ही है, ठीक है। तो एक छोटा सा लैब था जहां पे एक्सपेरिमेंट किया गया, ओके, चाइना में, और उसका इफेक्ट पूरे विश्व पे पड़ा, पूरे अर्थ पे पड़ा। यानी कि कह सकते हैं फॉर कोरोना एक्सपेरिमेंट, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हो ना किया हो, जो भी किया हो उन्होंने, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का असर पूरे पूरे अर्थ पे पड़ा, पूरे पृथ्वी पे पड़ा। तो पृथ्वी उसके लिए क्या हो गई? सराउंडिंग हो गई, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो सराउंडिंग जो होगा वो वैरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अगर एक हाँ छोटा सर। सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है वो सिर्फ रूम अफेक्टेड होगा। अगर कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो हो सकता है पूरी बिल्डिंग अफेक्टेड हो जाए। अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हो सकता है शहर, और अगर बहुत कोई खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है पूरा का पूरा ग्लोब हमारा, है ना? तो सराउंडिंग का मतलब कि सिस्टम जिस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे, द एनवायरमेंट विच इज अफेक्टेड बाय सिस्टम, द एनवायरमेंट, द एनवायरमेंट which is affected by the system, वो एनवायरनमेंट जो कि सिस्टम के द्वारा अफेक्ट होता है और
अफेक्ट द सिस्टम, जो कि सिस्टम को अफेक्ट करे। ठीक है, वो सिस्टम के आसपास का वो एनवायरनमेंट जो कि सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, या फिर या फिर वो सिस्टम को अफेक्ट मींस वो सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है या सिस्टम उसको अफेक्ट कर सकता है। दैट एनवायरनमेंट इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, इसको अगर हम एक डायग्राम के फॉर्म में लिखें, ये हमारा सिस्टम है। ज्यादातर केसेस में हमारे लिए सिस्टम जो होगा वो ये होगा, ज्यादातर केसेस में हमारे लिए सिस्टम ये होगा, और उसके आसपास का एनवायरनमेंट, ठीक है, दिस इज सराउंडिंग। ठीक है, और ये आपका क्या है, सिस्टम है। उसके आसपास का जो जगह है दैट वुड बी सराउंडिंग। और तीसरा जो टर्म आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, तीसरा टर्म, दैट इज यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स क्या होगा, यूनिवर्स का मतलब पूरा यूनिवर्स से नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्स का यहाँ पे मतलब है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। समझ में आई बात? सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के जो होगा दैट वुड बी द यूनिवर्स। इज इट क्लियर? बताइएगा, बात समझ में आई? यानी कि हो सकता है आप जो रिएक्शन कर रहे हो, आप जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपके लिए यूनिवर्स वो पूरा का पूरा कमरा हो सकता है, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग हो सकती है, वो पूरा का पूरा शहर हो सकता है, पूरा का पूरा देश हो सकता है, या फिर पूरा का पूरा विश्व हो सकता है कि नहीं? बताइएगा। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तीन बातें समझ में आई। ये बार बार बातें आएंगी, ये टर्म्स बार बार आएंगे, इसलिए इन टर्म्स को हमें समझाना जरूरी है। ठीक है, ये टर्म्स बार बार आएंगे, इसलिए हमें इनको समझाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं ना? चलिए, अब हम बात करते हैं, हमें अपने को सीमित रखना है, मतलब हमें सीमित नहीं रखना है, कहने का मतलब हमें सिस्टम के बारे में और बात करनी है। ठीक है, सिस्टम के बारे में हमें और बात करनी है, सिस्टम को हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना है। ओके, तो थोड़ा सा हम बातें सिस्टम की करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने प्रकार का होता है ये बात करनी है। ठीक है, सिस्टम तीन तरह का हो सकता है। पहला है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा हो सकता है क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा जो तरह का सिस्टम होगा दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तीन तरह के सिस्टम्स की बात होनी है इस चैप्टर में, तीनों तरह के सिस्टम की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। तो सबसे पहला लिखते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए आप एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई रिएक्शन करा रहे हैं, हीट वीट कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। ठीक है, आपने इस कंटेनर में एक बीकर में एक आपने टाइट्रेशन ही किया मान लीजिए। ठीक है, कुछ हीट वीट करते हैं या जो भी करते हैं, मान लीजिए कुछ किया आपने यहाँ पे। ठीक है, ये आपका कंटेनर है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है दैट सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। क्यों ओपन सिस्टम है? रीजन ये है कि जो आपका सिस्टम है, यहाँ पे जो आपने सिस्टम लिया है, इस सिस्टम से सराउंडिंग में, मान लीजिए इसके आसपास का सराउंडिंग की बात करें, आसपास के सराउंडिंग की बात करें, हम सिस्टम के सराउंडिंग की बात करें, तो सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में हीट का भी ट्रांसफर हो सकता है, साथ में
मैटर का भी ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप गर्म कर रहे हो तो हो सकता है वेपर सराउंडिंग में जाएंगे, ठीक है, या फिर सराउंडिंग से कुछ धूल के कण आएंगे। यानी कि ओपन सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जिस सिस्टम में सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है, साथ में मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है। बात समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। हाँ सर। ठीक है, यानी कि ओपन सिस्टम क्या कहलाएगा? द सिस्टम इन विच the system in which both heat and matter can be exchanged with क्या? Surrounding। ठीक है। अच्छा, मैं छोटा छोटा तो नहीं लिखता हूं ना यार, दिखता है कि नहीं आप लोगों को? क्यों दिखता है सर। दिखता है ना? 11th वाले बच्चों का खूब कमेंट आ रहा है, सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए, थोड़ा सा बड़ा लिखिए। ने कहा यार ओके, बाकी बच्चों ने तो नहीं कहा अभी तक बड़ा लिखिए बड़ा लिखिए। दिखता है कि नहीं आप लोगों को मोबाइल पे? सबको दिखता है कि नहीं? ओम, हाँ सर, दिखता है। दिखता है ना? मोबाइल पे ही देखते हैं कि लैपटॉप पे देखते हैं? सर मोबाइल पर देखते हैं। अच्छा, ओके। तो द सिस्टम इन विच बोथ हीट एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहेंगे। दूसरा आप समझ ही गए होंगे, क्लोज सिस्टम क्या होगा? दूसरा क्लोज्ड सिस्टम क्या होगा? एक सिस्टम है आपके पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, ये है सिस्टम, और इसके अंदर मान लीजिए कुछ लिक्विड, कोई भी गैस, कुछ भी भरा हुआ है, हमें नहीं मतलब है, ठीक है? Neither heat nor matter can be exchanged. नहीं, नहीं बेटा, वॉल्स यहाँ पे जो है Only heat. हाँ। ओनली हीट। ओनली हीट। आप आपका जो थर्मस होता है, ये थर्मस छोड़िए, थर्मस तो दूसरा सिस्टम हो गया, कुकर होता है, या फिर अगर आप कुछ ऐसा खाना वाना बना रहे हैं, ढक के बना रहे हैं, ठीक है, कुकर में बना रहे हैं मान लीजिए, और कुकर में सीटी भी नहीं लग रही है, सपोज कीजिएगा, सीटी अगर लगने लगी तब तो मैटर का ट्रांसफर होने लगा ना, है कि नहीं? ठीक है, यानी कि हीट का एक्सचेंज तो पॉसिबल है सराउंडिंग के साथ, हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, उसको हम क्लोज सिस्टम कहेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी कि द सिस्टम, आराम से एकदम आराम से पढ़ने वाले हैं, द सिस्टम इन विच ओनली heat can be exchanged with surrounding, the system in which only heat can be exchanged with surrounding, matter cannot be exchanged, मैटर को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसको? हीट को एक्सचेंज किया जा सकता है, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तीसरे तरह का सिस्टम देखें जरा, तीसरे तरह का सिस्टम, एंड दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम बोलिए।
आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? स्पेसिफिक सराउंडिंग के अंदर। ये सराउंडिंग है आपका, ठीक है। और ये एक जो वॉल्स हैं सिस्टम की, वॉल्स जो हैं वो इंसुलेटर हैं। वॉल्स को अगर मैं इंसुलेटर ले लूं, समझ रहे हैं? जैसे कि आपका थर्मस, थर्मस में Neither heat nor mass can pass. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ना तो हीट का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। ओके, यानी कि द सिस्टम in which neither heat nor matter can be exchanged with surrounding। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट और ना ही मैटर को एक्सचेंज किया जा सकता है सराउंडिंग के साथ, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओके, और यहां से अगर हम देखें तो एक और टर्म आता है, इन तीनों चीजों से एक और टर्म्स हमें पढ़ना होता है, एंड दैट इज नोन एज बाउंड्री, ठीक है। जो तीसरा टर्म्स हमें पढ़ना है, तीसरा टर्म हमें पढ़ना है, एंड दैट इज बाउंड्री। बाउंड्री क्या होगी? बाउंड्री वो होगी जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही हो? सेपरेट कर रही हो, दैट इज नोन एज बाउंड्री, है कि नहीं? क्लियर है? द वॉल, बाउंड्री क्या कैसे डिफाइन करेंगे? द वॉल विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो वॉल सेपरेट करती है इज नोन एज बाउंड्री, ठीक है। क्लियर? दो तरह की होती है बाउंड्री, बाउंड्री भी दो तरह की होती है। एक होती है कंडक्टिंग बाउंड्री और दूसरी होती है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझ रहे हैं? मतलब इंसुलेटर हो, बीच में इंसुलेटर हो, और इसको कई बार एडियाबेटिक बाउंड्री भी कहते हैं। नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री को एडियाबेटिक बाउंड्री कहते हैं, एडियाबेटिक बाउंड्री। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कंडक्ट दो तरह की बाउंड्री होगी, एक होगी कंडक्टिंग और दूसरी होगी नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग जिससे हीट का एक्सचेंज हो सके, कंडक्टिंग बाउंड्री क्या होगी? देख लेते हैं इसको भी। कंडक्टिंग बाउंड्री क्या होगी? कंडक्टिंग बाउंड्री ऐसी बाउंड्री, ऐसी वॉल्स जिससे सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। द बाउंड्री by which there can be exchange of, the boundary by which there can be exchange of heat with surrounding is possible, ठीक है। उसको हम कहेंगे कंडक्टिंग बाउंड्री।
जैसे जो हमने क्लोज सिस्टम लिया था या फिर क्लोज सिस्टम लिया था यहाँ पे, या फिर ओपन सिस्टम लिया था, यहाँ पे जो बाउंड्री थी वो किस तरह की थी? कंडक्टिंग बाउंड्री थी, है ना। कंडक्टिंग बाउंड्री जनरली कोई भी बाउंड्री होती है जनरली कंडक्टिंग होती है। इंसुलेटिंग तो बनाने के लिए काफी कुछ ये करने पड़ते हैं। जैसे घरों में एसी लगी होती है, तो एसी की जो हवा होती है वो कॉपर के वायर से मूव करती है, तो कॉपर वायर जो है दैट इज अ कंडक्टिंग बाउंड्री। लेकिन अब आप देखते हैं उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक रैपिंग कर दी जाती है कि नहीं, फोम से। देखा होगा आप लोगों ने, है ना। उसके ऊपर कॉपर का जो वायर होता है उसके ऊपर फोमिंग कर दी जाती है, उसको नॉन कंडक्टिंग बनाने के लिए, यानी कि उसको इंसुलेटर बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये किया जाता है। तो दैट वुड बी नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात? हाँ बोलिएगा सर। भाई। हाँ। हाँ सर। जनरली क्या होता है हम लोगों के नॉर्थ साइड में, मतलब आपके यहाँ तो इतनी समस्याएं नहीं है, नॉर्थ साइड में ठंड जब होती है तो मतलब इतनी ठंड लगती है कि क्या बताएं, और गर्मी जब होती है तो इतनी गर्मी होती है कि क्या बताएं। ठीक है, मतलब दोनों चीजें जो होती है काफी एक्सट्रीम में होती है। तो जो पानी स्टोर किया जाता है, ठीक है, ठंडी के दिनों में मतलब गजब का ठंडा हो जाता है, ऐसा ठंडा कि आप छुए तो एकदम लगे कि बर्फ है। और गर्मी के दिनों में मतलब इतना गर्म की लगे कि खौलता हुआ पानी है। तो जनरली हमारे यहाँ का क्या काम किया जाता है, जो भी पानी के कंटेनर्स जो होते हैं, जो कि जनरली छतों पे लगे होते हैं, ऊपर की तरफ लगे होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे नहीं होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। तो ऊपर जो कंटेनर्स होते हैं उसको जनरली इंसुलेट किया जाता है। ओके, उनको क्या किया जाता है, इंसुलेटर बनाया जाता है कुछ कुछ चीजों से, उस पूरे बॉन्ड उसको ढक के उसको इंसुलेटर बनाया जाता है। ओके, इंसुलेटर बनाने का रीजन यही होता है कि भैया इतनी गर्मी पड़ रही है कि वो पानी इतना गर्म ना हो जाए कि आप यूज ना कर सके, और इतनी ठंडी पड़ रही है कि वो पानी इतना ठंडा हो जाए कि आप यूज ना कर सके। ओके, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री क्या होगी, द बाउंड्री by which no exchange of heat with surrounding is possible। ठीक है, कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता है सराउंडिंग के साथ। बाउंड्री बाय विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग इज पॉसिबल इज नोन एज नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम समझ में आ गया, बाउंड्री समझ में आ गई। हाँ सर। ओके, अब आप जब ये करते हैं, मतलब सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम में कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ प्रोसेसेस करते हैं। ठीक है, सो दैट सिस्टम के स्टेट में कुछ चेंज हो जाए, जैसे कि सिस्टम को या तो आप गर्म करेंगे या तो ठंडा करेंगे, या तो उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे या तो प्रेशर कम करेंगे, कुछ चेंजेस करते हैं आप। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सिस्टम में कुछ ना कुछ आप करते हैं, कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं आप, जिससे कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। ओके ओके, तो एक स्टेट से मान लीजिए सिस्टम अभी आपका स्टेट 1 में है, और वही सिस्टम आपने कुछ चेंजेस किए जिससे कि सिस्टम जो है वही सिस्टम आपका स्टेट 2 में चला गया। ठीक है, ओके।
तो आप जो ये चेंजेस करते हैं, जिस तरह के चेंजेस करते हैं, ओके, वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है, वो दो तरह का हो सकता है। एक तो पाथ डिपेंडेंट और एक स्टेट डिपेंडेंट। एक पाथ फंक्शन, उसको पाथ फंक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? जब भी सिस्टम के स्टेट में कुछ गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है, तो उस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होगी। समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी आप सिस्टम के स्टेट में चेंज करेंगे तो सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, सिस्टम का प्रेशर चेंज हो जाएगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, है कि नहीं? बताइएगा। मॉलिक्यूल्स हो सकता है पास पास आ जाए, रिपल्सन बढ़ जाए, अट्रैक्शन बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। जब भी चेंजेस करेंगे, सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएं, तो कुछ चेंजेस करेंगे आप। और जब चेंजेस करेंगे तो सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज में बदलाव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताइएगा जरा। हाँ सिस्टम की सर। प्रॉपर्टीज में हाँ कुछ सर, हाँ बदलाव सर। आएगा। वो जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज में बदलाव जो हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक स्टेट डिपेंडेंट और दूसरा पाथ डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल, एक सीधा सीधा एग्जांपल देता हूं। आपकी बिल्डिंग मान लीजिए 4 फ्लोर की है, ठीक है। आप फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे चले गए, ठीक है। आप लिफ्ट से जा सकते हैं, आप सीढ़ियों से जा सकते हैं। ये बताइए, अगर हम पूछे आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया, वो किस पाथ से ज्यादा आया, किस पाथ से कम आया, या दोनों पाथ से इक्वल आया? बताइएगा जरा। आपने स्टेट चेंज कर दिया, आप पहले फर्स्ट फ्लोर पे थे, फर्स्ट फ्लोर पे थे, और अभी आपने कुछ चेंजेस किए हैं, चेंजेस किए हैं जिससे आप फोर्थ फ्लोर पे पहुंच गए हैं। तो ये बताइए, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, वो आपने सीढ़ी से चला है या लिफ्ट से चला है, इस बात पे डिपेंड करेगी नहीं करेगी, या किस केस में ज्यादा होगी, किस केस में कम होगी? जरा बताइएगा, रिप्लाई कीजिएगा। डिपेंड नहीं करेगी। डिपेंड नहीं करेगी। पोटेंशियल एनर्जी का सिंपली फॉर्मूला होता है mgh। आप फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं, आप चाहे सीढ़ियों से जाएं, आप चाहे लिफ्ट से जाएं, आप चाहे थोड़ा घूम फिर के जाएं, आप कहीं रुके फिर जाएं, रुके फिर जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, आप 4 बार ऊपर नीचे करके जाएं, अगर फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक पहुंच गए हैं आप, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कांस्टेंट रहेगा। इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सा रास्ता चुना है। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है? स्टेट। स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करती है। यानी कि ऐसी जब चेंजेस कर रहे हैं तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज को कई बार फंक्शन कहते हैं। सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो पॉसिबिलिटी है पाथ फंक्शन हो, पाथ पे डिपेंड करे, पॉसिबिलिटी है स्टेट पे डिपेंड करे, ठीक है। आपने कितनी एनर्जी खर्च किया, आपका वर्क डन, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? बताइएगा जरा। स्टेट फंक्शन है ये भी। स्टेट फंक्शन है पक्का? हाँ। सोच के बोलिएगा। पाथ फंक्शन है। हम्म, पाथ फंक्शन है ये तो। भाई आप अगर लिफ्ट से जाएंगे तो कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कुछ नहीं, बस लिफ्ट में घुसे, बटन दबाया, फोर्थ फ्लोर पे पहुंच गए। सीढ़ियों से चल के देख लीजिए कितनी मेहनत लगेगी आपको, वर्क कितना करेंगे आप। क्यों बेटा? बताइएगा, बोलिएगा, बताइए, समझ में आ रही है बात? हाँ। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो स्टेट पे डिपेंड करती है, दैट इज नोन एज
स्टेट फंक्शन, ठीक है। और सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर। लेकिन फंक्शन को समझने के लिए पहले ये स्टेट और पाथ को समझने के लिए फंक्शन की डेफिनेशंस लिख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? जब भी सिस्टम में आप कुछ चेंज करते हैं तो सिस्टम की जिस प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं उन प्रॉपर्टीज को हम फंक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि प्रॉपर्टीज को ही हम बेसिकली फंक्शन कहते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट? फंक्शन। यहाँ पे जो फंक्शन कह रहे हैं हम कह सकते हैं स्टेट प्रॉपर्टी, हम कह सकते हैं पाथ प्रॉपर्टी, है कि नहीं? क्लियर है? ओके, यहां तक समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? यानी कि सिस्टम में आप कुछ चेंज कर रहे हैं जिससे कि सिस्टम की स्टेट में बदलाव आ रहा है। सिस्टम एक जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। स्टेट में बदलाव आने का क्या मतलब है? स्टेट में बदलाव आने का क्या मतलब है बेटा? बोलिएगा। स्टेट में बदलाव आने का क्या मतलब है? स्टेट में बदलाव आने का मतलब आपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, है कि नहीं? बताइएगा जरा। सिस्टम की प्रॉपर्टीज में आपने कुछ बदलाव किए तो आपने सिस्टम का स्टेट चेंज कर दिया। क्लियर है? चलिए सबसे पहले इसी चीज को लिख लेते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे? सिस्टम की स्टेट को क्या होता है स्टेट ऑफ द सिस्टम? क्या होगा स्टेट? सिस्टम का स्टेट क्या होगा? सिस्टम की जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, या कई बार नॉन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है, अगर उसमें आपने बदलाव कर दिया तो इसका मतलब आपने सिस्टम के स्टेट में बदलाव कर दिया, है ना? इफ वी चेंज द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, if we change the observable properties of system, सिस्टम की ऑब्जर्वेबल जो भी प्रॉपर्टीज हैं अगर उसमें हमने बदलाव कर दिया, we will say that we have changed the state of system। ठीक है, क्लियर है? वो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर जनरली ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर जनरली प्रेशर हो सकती हैं, वॉल्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, या फिर टेम्परेचर। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में जनरली हमारा जो सिस्टम है वो गैसीय सिस्टम है। सो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में आर एक तो कांस्टेंट है, बाकी छोड़ के जो भी आप चेंज कर रहे हैं दैट इज ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम समझ में आ गया? यानी कि सिस्टम का स्टेट किस बात पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं? बोलिएगा जरा। हाँ ना? Yes, sir. समझ में आ रही है बातें? ठीक है, अच्छा। हाँ सर। हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम। यानी कि स्टेट जो होता है मैथमेटिक्स में कहते हैं ना y बराबर f ऑफ x, तो स्टेट जो होगा, स्टेट इज अ फंक्शन ऑफ
प्रेशर या वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स या टेम्परेचर। सिस्टम के स्टेट को हम इसी पीवी एनटी के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ these observable properties like pressure, volume, number of moles and temperature। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर। ओके, स्टेट समझ में आ गया ना? सिस्टम का स्टेट का मतलब क्या है? सिस्टम का स्टेट का मतलब आपने सिस्टम में कोई चेंज कर दिया जिससे उसकी या तो एनर्जी हो सकता है चेंज, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। जब भी इस तरह के चेंजेस करें आप तो सिस्टम का स्टेट बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी रखी है आपने, पानी को टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे तो पानी वो ठंडा हो जाएगा पहले से, तो आप कहेंगे आपने पानी की स्टेट बदल दी है। स्टेट का मतलब यहां पे सॉलिड, लिक्विड, गैस से नहीं है। ओके, ओके सर। स्टेट का मतलब यहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस से नहीं है। ओके, चलिए, तो ये तो बात हो गई स्टेट ऑफ द सिस्टम की और प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज को ही हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टी सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज, इसको लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की होती हैं बेटा। सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है वो दो तरह की होती हैं। एक स्टेट प्रॉपर्टी, जिसको हम स्टेट फंक्शन ज्यादातर लिखते हैं, स्टेट फंक्शन। और दूसरी पाथ प्रॉपर्टी या पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन, ठीक है। डिफाइन कर दें इसको, जरा लिख लें हम। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन क्या होगा? सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो कि स्टेट पे डिपेंड करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which depends upon only the state of system, not the path chosen, not the path chosen. The property of system which depends on only the state of system, not the path chosen। ऐसे फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल बता दीजिए जरा इनके। एग्जाम्पल्स क्या होंगे स्टेट फंक्शन के? स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल्स, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, बताइएगा। आपने आपने दूध गरमाने की कोशिश की, दूध गरमा रहा है, मान लीजिए दूध का टेम्परेचर, मान लीजिए जो आपको दूध मिला सुबह सुबह वो 25 डिग्री का था। आप चाहते हैं उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल कर देना, पहुंचा देना, ठीक है। तो आप दूध को बॉयल करना चाहते हैं, तो जो आपको रॉ मिल्क मिला दैट इज द स्टेट 1, और जो दूध आपको खौलता हुआ दिख रहा है दैट इज स्टेट 2 ऑफ दैट मिल्क। ओके, ठीक है। अब बताइए, उसको गरमाना है हमें, यानी कि T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक ले जाना है। क्या ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से उसको गरमा रहे हैं?
टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं सर। नहीं करेगा, टेम्परेचर नहीं करेगा भाई। आप गैस पे गरमाएं, हीटर पे गरमाएं, जैसे भी हो सकता है टेम्परेचर वो थोड़ा सा जल्दी अचीव हो जाए, थोड़ा सा लेट अचीव हो, लेकिन वो जो टेम्परेचर T1 से T2 तक जाने का सफर है, यानी कि वो टेम्परेचर जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अलग पाथ चूज करेंगे तो आप अलग टेम्परेचर तक पहुंचेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं टेम्परेचर जो होगा आपका, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन होगा। सिस्टम उस जैसे मान लीजिए आपने आप आपको भूख लगी है, एक और एग्जांपल देता हूं। ये सारे एग्जांपल जो होंगे थर्मोडायनेमिक्स के होंगे, बिल्कुल जनरल लाइफ वाले एग्जांपल। आपको भूख लगी है और आपका पेट भरने के लिए आपको मान लीजिए 1200 कैलोरी की जरूरत है, ठीक है? 1200 कैलोरीज आप किस तरह से लेते हैं, ठीक है? ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होगा या स्टेट फंक्शन होगा? भाई 1200 कैलोरी आपको चाहिए, आप बर्गर खा लें, पिज्जा खा लें, खिचड़ी खा लें, जो भी खा लें, है कि नहीं? आपको उतनी एनर्जी मिल जाएगी, उतनी एनर्जी आपको लेनी है तो बताइएगा। यानी कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज अ स्टेट फंक्शन, है कि नहीं? इंटरनल एनर्जी के बारे में हम और बातें करेंगे। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है? बताइएगा, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, आ रही। इंटरनल एनर्जी हो गई आपकी, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, थर्मोडायनेमिक टर्म्स होते हैं, लाइक गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, या फिर जो भी आप इंटरनल एनर्जी को जनरली डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच हो गया आपकी इंथैल्पी हो गई, या फिर एंट्रोपी हो गई, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी हो गई। ये जितनी भी चीजें होंगी, जो भी बातें आप करेंगे, सब स्टेट फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं पाथ फंक्शन पे। पाथ क्या होता है? पाथ फंक्शन, ठीक है? आप सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जा रहे हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने के लिए जो भी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं वो पाथ पे अगर डिपेंड करे देन इट इज नोन एज पाथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल वर्क, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ठीक है? हीट, टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है बेटा, लेकिन व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू बाय हीट? आप दूध को गर्म करना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है आप उस दूध को ज्यादा एफिशिएंटली गर्म कर पाए, T1 से T2 टेम्परेचर तक पहुंचना है आपको दूध का। आप हो सकता है इस दूध को आप चूल्हे पे गरमाएं, या हीटर पे गरमाएं, या फिर ओवन में रख के गरमाएं। बताइएगा, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर चूल्हे पे रख के गरमाएंगे तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको, इलेक्ट्रिसिटी से गरमाएंगे तो हो सकता है कम एनर्जी लगे आपको गर्म करने में। बताइएगा, समझ में आ रही है बात? यानी कि जो सिस्टम को आपने हीट दिया है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा ना कितना लॉस हुआ है आपका। लॉस तो अलग अलग पाथ से अलग अलग होगा ना, हाँ बताइएगा, सर। है कि नहीं? तो सिस्टम को जो आपने हीट दिया है, सिस्टम ने जो हीट लिया है एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचने के लिए जो आपने हीट दिया है वो हीट पाथ डिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड करेगा किस पाथ से आप धीरे धीरे गरमा रहे होंगे, तेज गरमा रहे होंगे। धीरे धीरे गरमाएंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी? सोच के बताइएगा जरा। सिस्टम को धीरे धीरे गरमाएंगे तो एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी या कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी?
बोलिए बोलिए भाई, क्या लगता क्या है आप लोगों को, ये बताइए, फिर मैं बताऊंगा। बोलिए। ज्यादा लगी। ज्यादा लगेगी। जनरली आप जब भी कोई प्रोसेस स्लो करते हैं तो उस प्रोसेस में जो हीट देते हैं दैट हीट इज लेसर हीट जब आप सिस्टम को तेजी से गर्म करते हैं। सिस्टम को अगर तेजी से अगर आप कोई चेंज करते हैं सिस्टम में तो आपको ज्यादा एनर्जी लगती है। आप सोचिए ना कि तो क्या एग्जांपल दूं, आपको किसी चीज को उठाना है, ठीक है, अचानक से आए और आपने हड़बड़ी में उठा लिया, ठीक है, आपको तो लगेगा हाँ मैंने जल्दी से काम कर दिया ये, लेकिन उस काम को करने में इंटेंसिटी की ज्यादा जरूरत पड़ी। इंटेंस वर्क आर ऑलवेज, जब भी आपको भागने के लिए कहा जाता है, 3 किलोमीटर भागना है आपको, आप बताइए, आप तेजी से भागेंगे तो ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे कि धीरे धीरे भागेंगे तो ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे? तेजी से। ऑब्वियसली तेजी से। तेजी से इंटेंस भागना वर्क सर। में हमेशा जो हीट होता है ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस को अगर इंटेंसिटी से करें तो उसमें ज्यादा हीट आपकी खर्च होगी, है कि नहीं? तो अगर प्रोसेस को स्लोली स्लोली करते हैं तो आप धीरे कम थकेंगे, यानी कि आपकी कम एनर्जी का लॉस हुआ है। कोई भी प्रोसेस, स्लो प्रोसेस आर ऑलवेज मींस जनरली कह लीजिए मोर एफिशिएंट देन फास्ट प्रोसेसेस, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? ये कुछ कुछ ऐसे रूल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के जिनका इस्तेमाल आप डेली लाइफ में कई बार करते हैं आप, आपको पता नहीं है लेकिन कई बार करते हैं आप, ठीक है। बात समझ में आया? तो चलिए बात करते हैं पाथ फंक्शन की। हम बात करें तो पाथ फंक्शन क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे बताइएगा? द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच क्या, which depends on path chosen by the system is known as path function। उसको हम पाथ फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? दो बड़े ही बेसिक से एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, वर्क एंड हीट, ठीक है। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और हीट को यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वर्क और हीट जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है। जनरली स्टेट फंक्शन ज्यादा होते हैं, पाथ फंक्शंस कम होते हैं। इज इट क्लियर? बताइएगा। यस सर। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कुछ भी पूछना है? नहीं ओके, सर, सब क्लियर है। सब क्लियर है। अच्छा, क्लियर। अब हम बात करें इन जो भी प्रॉपर्टीज की बात की है, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, वर्क, हीट, इन जो भी बात की, जो जिस चीज की भी बात की है हमने, सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उसको फिर से हम अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। उसको फिर से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज को हमें कैटेगराइज करना है। एक तो हमें इस तरह से कैटेगराइज किया कि जब चेंज कर रहे हैं सिस्टम में, सिस्टम के स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो वो पाथ डिपेंडेंट है या स्टेट डिपेंडेंट है, ये एक कैटेगराइजेशन है। सिस्टम की प्रॉपर्टीज को आप दूसरे तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं और वो होगा
डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा है ये बात तो कई बार हुई है, ठीक है। तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज को हम दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज को हम दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अमाउंट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो भी प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो भी सिस्टम की प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दो तरह की होंगी। कौन कौन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बता दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी the properties of system which depends on amount of substance, which do not depends on amount of substance, है ना। the क्या हो गया भाई, शांत क्यों हो गए, property of system which do not depend on amount of substance, जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई नाम बताइए इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, एग्जांपल दीजिए, बोलिएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल दीजिए भाई, बोलिए। शांत मत हो जाइए भाई, बोल दीजिए, कुछ शर्माइए मत, बोलिए। बोलिए भाई। बोलिए भाई, इतना कई बार बात कर चुके हैं इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में, शांत क्यों है आप लोग, बोलिएगा। डेंसिटी। डेंसिटी, बिल्कुल बिल्कुल, डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और बोलिए। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, वेरी गुड, कंसंट्रेशन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। हाँ सर। हाँ सर। वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और बोलिए, रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन आपने पढ़ा होगा ना, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्पेसिफिक रोटेशन, ये क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। और कुछ, यस सर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल, एमपी बीपी, एमपी एंड बीपी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इतने एग्जांपल बहुत है। आगे बढ़ते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे।
the property of system which depends upon amount of substance is known as extensive property. एग्जाम्पल बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ बोलिएगा। मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, भाई यानी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स, बिल्कुल। और बोलिए। प्रेशर भी कह सकते हैं आप। एंथैल्पी, एनर्जी। एंथैल्पी, बिल्कुल। वो जो सारी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक है। अरे यार क्या हो गया, नोट करके ये बात समझना जरूरी है। बात पहले भी बता चुके हैं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव नेचर की होती है कि नहीं होती? बोलिए। हाँ सर। बोलिए, होती है? बोलिएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव होती है या नॉन एडिटिव होती है? सायली, वैष्णवी, तन्वी, हाँ बोलिएगा, बोलिए। नहीं बोलेंगे आप लोग? बताया है ये मैंने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मास को ऐड कर सकते हैं। दो चीजों को मिला रहे हैं, मास ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऐड नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐड नहीं होगा। यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर additive in nature, whereas intensive properties are not additive। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। are not additive in nature। दो गैसेस को मिलाएं तो प्रेशर ऐड हो जाएंगे, वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे, मोल्स ऐड हो जाएंगे, कंसंट्रेशन ऐड होगा क्या? नहीं, कंसंट्रेशन ऐड नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐड नहीं होगा, डेंसिटी ऐड नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो ये कुछ बातें हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा सुनिए, हेलो, आज दूसरी क्लास में आज नहीं करूंगा, एक्चुअली मेरी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं थोड़ा सा कहीं प्लान कर रहा था बाहर जाने के लिए, तो मैं ट्यूसडे को मेरी दूसरी वाली क्लास होगी आज। ओके कल सर। करेंगे, ठीक है? हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच, हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।
तो आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरी जो दूसरी वाली क्लास है वो मैं कल मंडे ट्यूसडे नहीं कल नहीं ट्यूसडे को ले लूँ, ट्यूसडे को करेंगे हम, आज नहीं करेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। थैंक ठीक यू, है सर। थैंक यू सो मच।